पाकिस्तान बनने के बाद जो इनिशियल इशू सामने आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू था वो था रेफ्यूजीज की सेटलमेंट का। जितने भी रेफ्यूजीज यहाँ पर आए थे हिजरत करके, जो भी मास माइग्रेशन के तहत जो लोग यहाँ पर आए थे, उनको सेट करना, उनको जगह, उनको खुराक, उनको ज़मीनें अलाट करना, ये सबसे बड़ा इशू था। इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने लोगों को एट अ टाइम जगह देना, छत देना और उनको एडजस्ट करना। ये सबसे बड़ा यानी कि उस वक्त फेसिंग जो इशू था। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो यहाँ पर इंतज़ामिया थी, वो बहुत कम लोग यहाँ पर हिजरत करते हैं। यानी जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो दीगर एक्सपीरियंस लोग थे, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, ऑफिस मैनेजमेंट के लोग, वो भी बहुत कम थे। वो भी एक इशू था। जो यहाँ के लोगों को फर्स्ट टाइम सैलरी दी गई फर्स्ट ईयर में, वो भी एक चैलेंज था कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट किया जाए। जो डिवीजन है कैश की, वो तो किस्तें बन गई और वो फौरी अदायगी ना हो सकी। उसके बाद डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स, फौजी जो असासे थे, जो आर्मी थी उस वक्त की, उसके पास जो एमुनिशन, वेपन्स, असला, गोला बारूद, ये जो दीगर इंस्टॉलेशन या इक्विपमेंट्स थे, वो भी तकसीम हुए। वो भी एक इशू था कि वो असला की फैक्ट्री यहाँ को भी फौरी लेके आई जा सके। कैश जो था रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो कैश था उसकी भी डिवीजन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हो सकी आबादी के प्रोपोर्शन के अंदर। फिगर से पढ़ते हैं। और फैक्ट्रीज, 16 कारखाने जो फैक्ट्रीज थी इम्पोर्टेंट, वो भी हिंदुस्तान में ही रह गई, पाकिस्तान में ना आ सकी। ये हमारा एक टॉपिक है आज का। उसके बाद हम अगले टॉपिक शुरू करेंगे। नंबर 1, ना तजर्बाकार इंतजामी अफसरों की कमी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा इशू ये था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहाँ बनेगा, जो मुल्क का दारुल हुकूमत बनेगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा, वो किधर होना चाहिए? कराची होना चाहिए या किसी और शहर में होना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन था उस वक्त। असला के जो कारखाने थे, वेपन्स की जो इंडस्ट्रीज थी, वो 16 और तमाम की तमाम इंडिया में रह गई। जब लोग हिजरत करके यहाँ पर आ गए तो वो फैक्ट्रियाँ तो वहाँ पर रह गई, 16 की 16। यहाँ पे इशू बना। पाकिस्तान का जो हिस्सा था इनमें, वो 60 मिलियन के करीब था। 60 मिलियन पाकिस्तान को उस असला के कारखानों की कैश की शक्ल में मिला। कारखाने तो वहाँ पे रह गए। जो फर्स्ट इशू था वो महाजरीन की रिहाइश गाह का इशू था, रेफ्यूजीज की सेटलमेंट का इशू था। इतने बड़े पैमाने पर जो हिजरत हुई, करेंसी नोट्स या कैश, जो करेंसी कैश है वो 4 बिलियन रुपीस था टोटल। जो कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद था, 4 बिलियन रिजर्व बैंक में रखा गया था। पाकिस्तान के हिस्से में 750 मिलियन आया। 4 बिलियन टोटल था। पाकिस्तान के हिस्से में 750 मिलियन, 1 मिलियन 1 लाख का होता है। वो पाकिस्तान के हिस्से में आया जी, 10 लाख, 10 लाख का होता है। उसके बाद पहली जो किस्त दी गई पाकिस्तान को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई जो, वो 200 मिलियन रुपीस पर थी। 200 मिलियन की पहली किस्त पाकिस्तान को दे दी गई। बाकी पाकिस्तान के रह गए 550 मिलियन। 550 मिलियन रुपीस जो है वो नहीं दिए गए और उल्टा धमकी दी गई सरदार पटेल की तरफ से। इनके जो उनका सरदार पटेल था, उसकी तरफ से ये धमकी दी गई कि जब तक पाकिस्तान ये तस्लीम नहीं करता कि कश्मीर जो है ये इंडिया का हिस्सा है, तो तब तक हम पैसे नहीं देंगे। 500 मिलियन रुपीस जो हैं वो बाद में गांधी ने जब भूख हड़ताल की, यानी कि गांधी ने फिर भी कुछ साथ दिया इन लोगों को। गांधी की भूख हड़ताल पे जो स्ट्राइक थी, उस पर 500 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए गए।
तो रिमेनिंग जो टोटल 750 में से 50 मिलियन रह गए जो आज तक हमें नहीं मिले उस एसेट के अंदर से जो कैश था। बात समझ आएगी? 4 बिलियन में 750 मिलियन हमारा हिस्सा था, 200 मिल गया, बाकी 550 रहेगा। और गांधी की भूख हड़ताल में 500 भी मिल गया, 50 आज तक नहीं मिला। फर्स्ट पे कमीशन बनाया गया, फर्स्ट पे कमीशन जो सैलरी होती है पे दी जाएगी। फर्स्ट पे कमीशन जनवरी 1948, फर्स्ट पे कमीशन जनवरी 1948 को बना। ये भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कायदे आजम ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से कब खिताब किया? When कायदे आजम एड्रेस्ड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी मुलाजमों से कायदे आजम ने पहली दफा कब खिताब किया? अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947। जो मिलिट्री एसेट्स थे उनकी जो डिवीजन हुई वो भी देख लें, 36 और 64 मिलिट्री एसेट्स की इंडिया पाकिस्तान। ये मिलिट्री एसेट्स की मैंने परसेंटेज के हिसाब से डिवीजन की जी। 64 इंडिया है, आबादी उसकी ज्यादा थी। पाकिस्तान ने पाकिस्तान का पानी जो है, जो हमारा नहरी पानी आता था वो उन्होंने बंद कर दी। 1 अप्रैल 1948 इंडिया कट डाउन द कैनाल वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नहरी पानी जो है वो कब उन्होंने बंद किया? 1 अप्रैल 1948। इसी तरह जो पानी का तनाज़ा जो है वो बेसिकली तकसीम पंजाब से जुड़ा हुआ है। कल भी हमने देखा था पंजाब में जो हेडवर्क्स था फिरोजपुर, फिरोजपुर हेडवर्क्स मशरकी पंजाब में था जो कि इंडिया में है। और वो सारा जो सैराब होता था पंजाब वो उस नेटवर्क से होता था फिरोजपुर में। तो वो पानी जो है बंद किया गया। उसके बाद 1960 में सिंध ताज का माहिदा, तो पानी को इशू डिजॉल्व करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिंध ताज का माहिदा ये कहाँ पे हुआ था? कराची में, 1960 1960 में। इसके मुताबिक टोटल 6 दरिया हैं, 3 दरियाओं का पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा और 3 का पाकिस्तान। तीन दरिया है, ये लोअर इंग्रेडिएंट्स है और 3 दरिया अपर इंग्रेडिएंट्स। ये जो ये लोअर इंग्रेडिएंट्स है, पाकिस्तान के ये दरिया है ये लोअर इंग्रेडिएंट्स। ये सारे दरिया हमेशा ऊंचाई से ऊंचाई दिख रहा है। तो आप देखें तो ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप उसको देखें अल्टीट्यूड को देखें तो ऊंचाई से ऊंचाई पानी जो है वो स्पॉन्टेनियस जिसका ओवरफ्लो है वो हमेशा एलिवेशंस टू डाउन सरफेस की तरफ जाता है। ये पानी का नेचुरल फ्लो है किसी भी जगह दुनिया में वाटर का जो फ्लो है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी अयूब खान के दौर में, अयूब और नेहरू इनके दरमियान 1960 में कराची में इंडस वाटर ट्रीटी सिंध ताज का माहिदा हुआ।
और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएटर का किरदार अदा किया था। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएटर का किरदार अदा किया था। नेक्स्ट जी, मीडिएट का मतलब होता है आर्बिट्रेरी होना, किसी में मोमिन होना, सालिस भी कह सकते हैं, मोमिनत भी कह सकते हैं। मीडिएशन का मतलब होता है दरमियानी रास्ता जो। उसके बाद है 762 जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स कहलाते हैं, आजाद रियासतें 562। ये इंडिया के रकबे का 1/3% की टोटल, यानी 1/3 ऑफ इंडियन एरिया। इंडिया के एरिया का 1/3 हिस्सा थी 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, आजाद रियासतें। रेफ्यूजीज रिलीफ फंड भी कायम हुआ था। रेफ्यूजीज के लिए एक रिलीफ फंड कायम किया था कि लोग चंदा दें मदद के लिए, जो लोग आए हैं हिजरत करके उनकी मदद हो सके। वो कब कायम किया गया था? रेफ्यूजीज रिलीफ फंड, डेट लिखें 20 फरवरी 1947, 20 Feb 1947। ये है रेफ्यूजीज रिलीफ फंड। तीन रियासतें थी जिनके इश्यूज बने, वो रियासतें देखते हैं। नंबर 1 कश्मीर, उसके बाद हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़। फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 फंड पहले कायम हो गया, आना तो था ना। ये ऑलरेडी उन्होंने बना लिया था कि वो लोग जो आएंगे उनके लिए क्या सेटलमेंट होगी। सीने दिल के वास्ते वादा तो किए था, ये तो मुझे पता है कि तुझसे आया ना जाए। तो अब तीन जो स्टेट्स हैं उनको देखते हैं जो तीन इश्यूज हैं। नंबर 1 कश्मीर, ये स्टेट थी उसको आजाद रियासत थी। उसके बाद है जूनागढ़, हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद दक्कन। ये तीन इश्यूज हैं। ये वो इलाके थे जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन बददियानती से इंडिया ने यहाँ पर अपनी फौजें भेजी और आहिस्ता आहिस्ता इनको अपने कब्जे में ले लिया। इनको देखते हैं। नंबर 1 जूनागढ़। जूनागढ़ में जो हुक्मरान था वो मुसलमान था, जो मुस्लिम रूलर जूनागढ़, लेकिन जिसकी आबादी थी वो ज्यादातर हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के हुक्मरान ने ऐलान किया कि हम जो है इल्हाक करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। इंडिया ने और 20 फरवरी 1948 को रेफरेंडम भी हुआ। 20 फरवरी 1948 को रेफरेंडम भी करवाया गया। ये डेट भी बहुत अहम है। उसके बाद 15 सितंबर 1947, ये डेट लिखें। इवन के उन्होंने बरतानिया के हुक्मरानों को भी पैगाम पहुंचाया था कि हम इंडिया के साथ शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन इंडिया ने 20,000 फौजी जूनागढ़ में भेजे और वहां पर अपने साथ इल्हाक करवा लिया आर्मी भेज के। इंडिया ने हमला कब किया? ये दोनों डेट लिखने, 15 सितंबर 1947, 15 सितंबर 1947 और 8 नवंबर 1947। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ की स्टेट ने ये, उसके हुक्मरान ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और 20,000 फौजी
उसने इंडिया में कब भिजवाए? 8 नवंबर 1947। अगर सवाल आए कि इंडिया ने जूनागढ़ रियासत पर कब अटैक किया, तो 8 नवंबर 1947 होगा जवाब। सही कर लें इसको। 15 जो है, फर्स्ट डेट मैंने बताई थी, वो इंडिया का अटैक था, इलाहाक नहीं था। 15 सितंबर 1947 ये पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था, उसने ऐलान किया। 8 नवंबर 1947 इंडिया ने हमला किया 20,000 फौजी भेज के जूनागढ़ रियासत में। कश्मीर, कश्मीर जो है, ये आपको पता है कि महाराजा जो है डोगरा राजा गुलाब सिंह, उसने 75 लाख का ये खरीदा था अंग्रेजों से। अंग्रेजों से कब खरीदा था? 1843 से 46 है। सिखों अंग्रेजों से खरीदा था डोगरा राजा जो था गुलाब सिंह ने, 1846 है, 1846 में। जी, गुलाब सिंह सिख था। 75 लाख रुपीस का इसने ये खरीदा था, और 20 अक्टूबर 1947 को इंडिया से मिल गया ये। 20 अक्टूबर 1947 को इंडिया से मिला। उस वक्त यहाँ पर हरि सिंह हिंदू था। हरि सिंह जो है वो हिंदू था। 1947 में तकसीम के वक्त यहाँ पर हुक्मरान कौन था, ये सवाल भी आता है। तकसीम के वक्त कश्मीर का हुक्मरान कौन था? हरि सिंह, और हिंदू था ये। गुलाब सिंह सिख था। नेक्स्ट, 20 अक्टूबर 1947 इंडिया से मिला, और उसने अवाम के दबाव में आकर, वो शुरू में पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर रहा था हरि सिंह, क्योंकि अवाम मुसलमान थी कश्मीर में, मैक्सिमम रियाया थी। और जब उस पर प्रेशर आया, उसने देखा कि अवाम का प्रेशर मैं बेयर नहीं कर सकूंगा, उसने इंडिया से मदद तलब कर। जब उसने इंडिया से मदद तलब की, तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस श्रीनगर में दाखिल कर दी। पहली जो जंग आज़ादी हुई थी वो 1930 में हुई थी कश्मीर में, ये भी सवाल है। शुरू में जो एक जंग आज़ादी जो थी 1930, शेख अब्दुल्ला इसका बानी था, शेख अब्दुल्ला, 1930। शेख अब्दुल्ला, कायदे आजम ने हुक्म दिया था, जब कश्मीर में इंडिया ने फोर्सेस दाखिल की, तो कायदे आजम ने, जो हमारा आर्मी चीफ था, कमांडर इन चीफ बोला जाता था उस वक्त, CINC, जनरल ग्रेसी, डगलस ग्रेसी, ये दूसरा आर्मी का CINC था, कमांडर इन चीफ था। उसने इनकार कर दिया था, तो कल भी हमने डिस्कस किया था। और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने जो कबायली लोग थे वो दाखिल कराए, ISI और फौज के जरिए। जो कबायली लोग थे हमारे ट्राइबल एरियाज के, उन्होंने जान के वहाँ अटैक किया, और ये जो आज़ाद कश्मीर है AJK, ये इतना हिस्सा आज़ाद करा दिया। पाकिस्तान बनने के बाद सोर्स तो था ना, आर्मी तो थी हमारी आर्मी तो थी, लेकिन वो आर्मी किसकी कमान में थी? अंग्रेज की कमान में थी। उस वक्त जो मुहिब्बुल वतन फौजी थे मुस्लिम, उन्होंने मदद तलब की थी ट्राइबल लोगों से। विंग तो हमेशा होते हैं, जो सीक्रेट एजेंसी है वो तो इंडिया में भी थी। जब ये फौजी असासों की डिवीजन हुई, जब वो फौज यहाँ पर जो हमें मिली, जो हमारे फौजी अफसरान थे और मुलाजमान थे, उनमें सेक्शन तो थे ना मुहिब्बुल वतन पैट्रियट के। उसको ISI का नाम चाहे दो या कोई और नाम दो, स्पेशल जो सीक्रेट वो हमेशा होता है किसी भी फोर्स में, उसका एक विंग है। नेक्स्ट, भारत ने जब देखा कि ये तो सारा इलाका आज़ाद कराते जा रहे हैं, और ये कहीं पूरा कश्मीर ना आज़ाद करा दें, तो सिक्योरिटी काउंसिल में जनवरी 1948 में UN की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू को इंडिया लेके गया, पाकिस्तान नहीं लेके गया जी। जनवरी 1948 सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया। 43% जो है कश्मीर के रकबे पर कब्जा किया हुआ है, 43% जो कश्मीर का रकबा है वो कब्जा कर लिया गया था जंग के दौरान।
यानी कि जो 43% कश्मीर का रकबा है वो हमारे पास है, इसका आज़ाद कश्मीर का। बाकी जो मकबूजा कश्मीर है वो उनके पास है। नेक्स्ट, हैदराबाद। हैदराबाद जो है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये उसका हुक्मरान था, निज़ाम उसके ओहदे का नाम था हिज हाई एक्सीलेंसी, HEH बोला जाता था। मीर उस्मान अली खान बहादुर, ये उसका नाम था, मीर उस्मान अली खान बहादुर। निज़ाम ऑफ हैदराबाद कहा जाता था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये इसका ओरिजिनल नेम है, ये उसका टाइटल है, सर नहीं है। इनका अपना सिक्का था, ये बड़ी अमीर रियासत समझी जाती थी, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें निज़ाम ऑफ हैदराबाद बहुत अमीर और रिच रियासत समझी जाती थी, और बड़ी रियासत। इनका अपना डाक टिकट था, पोस्टल स्टैम्प थी, अपना इनका पूरा सिस्टम इनका था। HEH कहा जाता था इसको, हिज हाई एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी हाईनेस, ये उसका निज़ाम और हैदराबाद को इंग्लिश में कहा जाता था, HEH। एक्साल्टेड हाईनेस, एक्साल्टेड हाईनेस भी बोला जाता है। इज्जत का लफ्ज है, रिस्पेक्ट देने के लिए, सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने कोशिश की थी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद को, हैदराबाद दक्कन स्टेट को किसी तरह से इंडिया को दे दिया जाए, उसकी ये कोशिश थी। लेकिन नवाब जो था मीर उस्मान खान, इसने UN की सिक्योरिटी काउंसिल को कंप्लेन की थी इस चीज़ की कि हम इंडिया के साथ शामिल नहीं होना चाहते। तेरह सितंबर 1948 को इंडिया ने हैदराबाद रियासत पर हमला कर दिया, फौज भेज दी, 13 सितंबर 1948। ये डेट आ चुकी थी। हैदराबाद पे कौन इंडिया ने फौजें भेजी, जूनागढ़ में कर भेजी, दो बहुत हैं। कश्मीर कितने का बिका, किसने बेचा, किसने खरीदा? पाकिस्तान जब बना उस वक्त कश्मीर का हुक्मरान कौन था? कश्मीर जो है उसकी जो बाउंड्री के साथ जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? कश्मीर के कितने हिस्से हैं, ये भी क्वेश्चन है। बेसिकली जो गिलगित बल्तिस्तान है ज्योग्राफिकली, ये भी कश्मीर का पार्ट है। जो हमारे पास कश्मीर है AJK, ये भी उसका पार्ट है। और जो इंडिया के पास ऑक्युपाइड कश्मीर है IOK, इंडियन हेल्ड कश्मीर, ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ये भी उसका पार्ट है। ज्योग्राफिकली 3 ब्लॉक्स के अंदर है वो। और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कश्मीर को नक्शे में देखें कभी, चाइना का जो हिस्सा है वो भी कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा हिस्सा? सियाचिन जो है जी, वो भी कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा कश्मीर अगर मिल के पढ़ें आप, तो वो 3 ब्लॉक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट जी, कायदे आजम ने जाहिद हुसैन को स्टेट बैंक की जिम्मेदारी सौंपी। जाहिद हुसैन जो है ये पहले गवर्नर बने स्टेट बैंक के, और 1 जुलाई 1948 को कायदे आजम ने कराची में स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक। कौन? शाहनवाज, शाहनवाज भुट्टो बेटा था एक तो। अच्छा, उसके बाद पहला बजट दिया गया, पाकिस्तान की तारीख का फर्स्ट पुअर मैन बजट। पहला जो पुअर मैन बजट है लियाकत अली खान ने दिया, ये भी सवाल है। फर्स्ट पुअर मैन बजट 1949 टू 1950, 1949 से 1950, ये है फर्स्ट पुअर मैन बजट। लियाकत अली खान ने ये बजट पेश किया असेंबली पे।
ये पहला बजट था। कायद आजम ने कहा कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी जुबान। इस बजट के दौरान जब ये बजट पेश हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप पढ़ चुके हैं 1949, 12 मार्च 1949, करारदादे मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पहली जो आइन साज कानून साज असम्बली बनी वो कब बनी जी? 10 अगस्त 1947, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। पहली आइन साज असम्बली पाकिस्तान की कब बनी? 10 अगस्त 1947 को बनी। इस आइन साज असम्बली के कितने मेंबर्स थे? अगला सवाल है। 79। शुरू में 69 थे, 10 बाद में ऐड हुए थे, टोटल थे 79। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, पहली आइन साज असम्बली। जब पाकिस्तान बना तो पहली आइन साज असम्बली बनी 10 अगस्त 1947 को। ये 69 शुरू में थे, 10 ऐड हुए थे, 79 हो गए टोटल। ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी थी, इसको डिसॉल्व किसने किया, कब किया? ये भी अगला सवाल। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वाज डिसॉल्व्ड बाय गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद इन 1954। 24 अक्टूबर गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल हैं, ये सेकंड लास्ट गवर्नर जनरल। 24 अक्टूबर 1954, 1954 इसने डिसॉल्व कर दी असेंबली। पाकिस्तान में जो आइन साज असेंबली का आगाज हुआ, बेसिकली पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में डेवलप होना शुरू हुआ। तो शुरू में 2 प्रिंसिपल कमेटीज बनी थी। पहली प्रिंसिपल बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कमेटी, उसका नाम था फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कमेटी एंड सेकंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कमेटी। ये आइन साज कमेटियां बनी, एक 1951 में और एक 1952 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की कमेटी ने असेंबली के सामने। 1951 और 1952, 1951 और 1952 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कमेटी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की। उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो है आइन बनना था पाकिस्तान का। किसी हद तक उनसे इत्तेफाक किया गया और आखिरकार 1949 में करारदादे मकासद 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनकी असेंबली में ये पेश हुई और इसमें तकरीबन 21 के करीब मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा थे। उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की। इसमें वही बातें थी कि इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह के हाथ में होगा, माइनॉरिटीज़ की जो है ना वो राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, अदल और इंसाफ से काम लिया जाएगा, अरबी जो ज़ुबान है वो कुरान की ज़ुबान है, यानी कि पुरानी तालीमात पर फोकस किया जाएगा। इस तरह की बातें हैं जो हमारे आइन के आर्टिकल्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये 1973 के आइन का भी हिस्सा है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी पार्ट है, उसमें प्रियम्बल के तौर पे, इब्तदाइये के तौर पे ये शामिल किया गया। ये भी सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस आइन का हिस्सा है। इसमें यह भी है कि आइंदा जो कानून होगा वो इस्लामी तर्ज का होगा। 1973 का जो आइन है उसका ये इब्तदाइया है, प्रियम्बल है, उसमें ये पेश लफ्ज जो शुरू में होता है उसके तौर पे इस्तेमाल होता है। 1952 में जो प्रिंसिपल की कमेटी ने अपने
वो पेश किए, प्रपोजल्स पेश किए, उसके मुताबिक फेडरल स्टेट्स होगी, फेडरल टाइप की स्टेट होगी, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा, बाई कैमिनल लेजिस्लेचर होगी, ये पॉइंट्स थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बड़ी कोशिश की इसको मंजूर कराने की, जो बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की रिपोर्ट थी 1952, क्योंकि 1951 में लियाकत अली खान कंपनी बाग रावलपिंडी में गोली लगने से शहीद हो गए थे। शायद उमर नामी बंदे ने उन पर गोली चलाई थी और आर्मी ने भी उसको मौके पे हलाक कर दिया था। तो लियाकत अली खान जो है ये 1951 में 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग लियाकत लियाकत बाग बाद में नाम रखा गया रावलपिंडी, वहां पर शहीद कर दिया गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म भी बने और गवर्नर जनरल भी बने। एक सवाल आता है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जो काबीना थी, कैबिनेट थी, उसको किसने तहरीर किया? गुलाम मोहम्मद। अभी हमने पढ़ा 1954 जो असेंबली को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो डिसॉल्व हुई थी, जो अपना 1954 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई थी वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। वज़ीर आज़म कौन था उसका? ख्वाजा नाज़मुद्दीन था, उसकी असेंबली तहरीर हुई थी। मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है ये डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त, और ये सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज कर दिया था, जो असेंबली को तहलील करना का फेल था इसको चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट, मौलवी तमीज़ुद्दीन ने। नाइनटीन 1956 का जो आइन है 23 मार्च 1956 को, ये जो आइन है ये नाफिज प्रोमलगेट, एक वर्ड यूज होता है प्रोमलगेटेड, नाफिजुल अमल, नाफिज होना, प्रोमलगेट 23 मार्च 1956। तो पाकिस्तान का पहला आइन जो है ये 9 साल बाद बना, पाकिस्तान के बनने के 9 साल बाद, 47 से 56 देख रहे कितने साल बने। इसके 234 आर्टिकल हैं, पहले आइन जो है 234 इसके आर्टिकल हैं, 5 इसके शेड्यूल हैं, यानी इसके जो दफात हैं, सेक्शन हैं, वो कितने हैं? 234, 5 शेड्यूल है। इसमें बताया गया फर्स्ट टाइम कि प्रेसिडेंट जो होगा वो मुसलमान होगा। इसमें गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया गया। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं इस आइन के, और यही सवाल आते हैं इसमें से। गवर्नर जनरल का ओहदा प्रेसिडेंट के ओहदे से रिप्लेस कर दिया गया। इसमें बताया गया कि सदर मुसलमान होगा, बाई कैमिनल लेजिस्लेचर होगी, और उर्दू और बंगाली दोनों कौमी जुबान नेशनल लैंग्वेज होगी। वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली था 1956 में। 1956 में जब आइन दिया गया तो पाकिस्तान का जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, वो चौधरी मोहम्मद अली था। नेक्स्ट, पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो, पहला आइन जो है ये तकरीबन 2.5 साल चला है। 1956 में आइन बना है और 1958 में उस पर मार्शल लॉ यूज कर दिया। तो इसका मतलब है तकरीबन 2.5 साल के करीब पहला आइन चल सका है, ज्यादा नहीं ऐसा चल सका। वो भी हमारा अलग टॉपिक है मार्शल लॉ। 8 जून 1962, 8 जून 1962 ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोमलगेशन की डेट है, नाफिजुल अमल होने की डेट है। 250 इसमें सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं इस आइन में। 1962 का जो आइन है, अयूब खान इसने ये आइन दिया था 1962 का। बहुत अहम सवाल है। 62 का आइन अयूब खान ने दिया। हाँ जी, 8 जून 1962, 250 आर्टिकल्स, 250 और 5 शेड्यूल है इसके। वजीर आजम कौन था उस वक्त? फिरोज खान नून। पाकिस्तान के दूसरे आइन के वक्त 1962 में प्राइम मिनिस्टर कौन था? फिरोज खान नून। इसमें यह बताया गया कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सदारती तर्ज हुकूमत होगा,
जो सदारती तर्ज हुकूमत होगा, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जो आइन साज असम्बली होगी वो एक अवान पर मुश्तमिल होगी, यूनिकैमरल। किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछते रहे, कि बहुत अहम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बाद में आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी वक्त है। जो बात समझ ना आए, जी, दो अवान होते हैं, जैसे सेनेट है और कौमी असम्बली है, ये बाई कैमरल है। अगर सिर्फ एक हो, क्योंकि सेनेट तो 1973 में बना है, उससे पहले तो सेनेट था ही नहीं, 1973 के आने से पहले सेनेट का कोई वजूद नहीं था। उससे पहले सिर्फ असम्बली थी, नेशनल असम्बली, तो वो अपना लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। यूनि का मतलब होता है वन, कैमरल भी जो कानून बनाने वाली मुकन्नना है। 62 का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जिसमें बताया गया आइन में, और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगी, और उसके टोटल मेंबर्स थे 156। उस वक्त जो आइन साज असम्बली थी 156 मेंबर्स थे 1962 में। हाँ जी, अब हमारे 342 है इस वक्त। 15वीं असम्बली है इस वक्त जो चल रही है, करंट 15 कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। 1973 तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 है, 23 मार्च 1956 है। उसको मार्शल किसने लगाया? सिकंदर मिर्जा ने लगाया, और अयूब खान के हवाले हुकूमत कर। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद अयूब खान को गवर्नमेंट शिफ्ट कर दी। दूसरा मार्शल लॉ 1962 का जो आइन है, उस पर 1969 में मार्शल लॉ लगा, और वो याहिया खान ने लगाया था, दूसरा मार्शल। सेकंड मार्शल लॉ जो है, वो सेकंड मार्शल लॉ ने किस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, ये सवाल है, सिंपल सवाल है भाई। पहला मार्शल लॉ ने पहले आइन को सस्पेंड किया, दूसरे मार्शल लॉ ने दूसरे को, तीसरे मार्शल लॉ ने तीसरे को। थोड़ी तरतीब है, ये तो कोई इशू नहीं है, इसको सोच रहे हैं आप, सोच में पड़ गए हैं। नेक्स्ट, 14 अगस्त 1973, ये तीसरा आइन है, थर्ड पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इम्पोज हुआ है 14 अगस्त 1973 को। जुल्फकार अली भुट्टो का ये दौर था, और मार्शल लॉ किसने लगाया? 1977 जिया ने। तीसरे आइन को सस्पेंड किसने किया? जियाउल हक ने किया। 5 जुलाई 1977 डेट भी अहम है, 5 जुलाई 1977 इस्लामी मुल्क बनाने का मकसद सामने रखा था इसने, जनरल जिया ने, इस्लामाइजेशन के ऊपर फोकस किया था इसने। अब आइन के ऊपर आ जाए। तीसरा जो आइन है पाकिस्तान का 1973 का आइन है, उसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं। पहले आम इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में, पहले आम इंतखाबात कब हुए? 1970 में याहिया खान ने करवाया। ये भी बहुत अहम सवाल है। 1970 के 4-5 वाकयात हैं। बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस दिया गया 70 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में, पहले आम इंतखाबात 1970 में हुए। LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जनरल याहिया खान ने फौजी कानून था ये। LFO का कानून किसने जारी किया, ये सवाल आता है। जनरल याहिया खान ने। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसमें क्या होगा? फौजी कानून था ये, आइन को मुअत्तल करके अपना एक प्रोविजनरी कॉन्स्टिट्यूशन था जी, उसने भी यूज किया है। लेकिन फर्स्ट किसने यूज किया, सवाल ये आता है। पहले जो आम इंतखाबात हुए थे 1970 में, पीपल्स पार्टी थी एक तरफ, और एक तरफ अवामी लीग। पीपल्स पार्टी जो है वो मशरकी मगरबी पाकिस्तान में थी, जो कि आप बैठे हैं जिस पाकिस्तान में। जो मशरकी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश कहलाता था, बंगाल उस वक्त। अब बांग्लादेश 1971 के बाद बना, वो ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी थी भुट्टो की क्यादत में, और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की क्यादत में अवामी लीग थी। बहुत अहम डिस्कशन हो रही है, और यही सवाल है, इनको लिखते जाए जी। 160 सीटें, 160 जो सीट्स हैं वो विन की थी अवामी लीग ने।
और 81 सीट्स ये पीपल्स पार्टी ने विन की थी। तो हुकूमत जाहिर है किसकी बननी चाहिए थी, अवामी लीग की। फिगर्स लिखिए, फिगर्स पूछे जाते हैं। 160 सीट्स अवामी लीग की थी 1970 के आम इंतखाबात में। अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान का लीडर था, बंगाली था, यानी जो बांग्लादेश बना वो इलाका। जो मगरबी पाकिस्तान है वो ये पाकिस्तान है, इसमें आप बैठे हैं, वेस्ट पाकिस्तान। इसमें कौन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये कौन था, भुट्टो। इसमें 81 सीटें भुट्टो ने और मुजीब ने 160। हुकूमत किसको जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। याहिया खान को, याहिया खान के जरिए इसने फौज भेज दी और उनको उनकी सप्रेस करने के लिए उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, और खुद इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया जी, हुकूमत कर ली। नेक्स्ट, फिर इनकी सोरिश चलती रही, बड़े इशू चले आपस में। 6 नुकाती एजेंडा, 6 पॉइंट्स दिए गए शेख मुजीब के, वो भी बड़े अहम हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा टूट गया आपसे और बांग्लादेश में। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का जो ईस्ट हिस्सा था, ईस्टर्न पार्ट था, वो हमसे अलग हो गया। सकूत ढाका, डिबैकल ऑफ ढाका या डिसइंटीग्रेशन ऑफ ढाका भी बोला जाता है। एक बुक है, मैंने ढाका डूबते देखा, सिद्दीक साले की, वो पढ़े, उसने पूरा हाल बयान किया। मैंने ढाका डूबते देखा। इंग्लिश में भी है ये, विटनेस टू सरेंडर, विटनेस टू सरेंडर। और बड़ा सरेंडर हुआ था, 91 के करीब कुछ फौजी थे, 90,000 के करीब। वो वहां पे जनरल जो नियाजी था हमारा, उसकी क़यादत में उन्होंने सरेंडर किया था। जनरल अरोड़ा सिंह, जो इंडियन आर्मी का जनरल था, जनरल अरोड़ा सिंह, उसके सामने उन्होंने सरेंडर किया था। सरेंडर का मतलब होता है नी डाउन हो जाना, अपने वेपन डाल देना। ये कितनी बड़ी बेइज्जती नहीं, मर जाते तो अच्छा था इससे। मैंने ढाका डूबते देखा, उस वक्त की पेंटिंग्स भी हुई हैं, उन पेंटिंग्स में भी दिखाया गया है कैसे उसके स्टार उतार के जमीन पर फेंके जा रहे हैं, वेपन नीचे डाले जा रहा है, वो जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। जो मर जाता है वो शहीद होता है फौज में। सरेंडर का क्या मतलब है, तो 91,000 थे, क्या हो गया, वहाँ शहीद हो जाते हैं। आज नाम तो होता तारीख में, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, वरना बेइज्जती और बुज़दिली और बदनामी है। जज्बा है तो आप आए, वरना जरूरत नहीं है आपको आने की। हर वक्त हम वक्त प्यार रहें, जिंदगी एक अमानत है, अकेली भी लेके फिरें, अल्लाह की अमानत है। तो कहता ना कि अगर तुमसे कोई पूछे बताओ जिंदगी क्या है, हथेली पे जरा सी खाक रखना और उड़ा देना। जिंदगी कुछ भी नहीं है, ये सांस है, चलते हुए निकल भी जाए, चलते हुए इंसान फौत हो सकता है। खौफ नहीं होना चाहिए मौत का। सिकंदर आजम कहता था मैं मौत के खौफ की देवी की पूजा करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में इंसान को मौत का खौफ ही डरा के रखता है। अगर मौत से ना डरो तो मौत भी तुमसे डरने लगेगी। जी, बहुत कुछ है इसके ऊपर, बहुत कुछ लिखा गया है, पेंटिंग की गई है। ये पूरे घंटे का लेक्चर है। डिबैकल ऑफ ढाका, आर्मी में नहीं आने देते थे, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी थी, छोटा कद था, बंगाली है, मछली खाते हैं, लैंग्वेज का इशू बन गया, पटसन वहां पैदा होती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ मैं डेट बताना चाह रहा हूँ, 16 दिसंबर 1971 को याद रखना, या डिसइंटीग्रेशन एंड डिबैकल ऑफ ढाका। नेक्स्ट ईयर जिया ने जो मार्शल लगाया 5 जुलाई 1977 को, इस्लामाइजेशन का नारा लगा के, पहला अबूरी आइन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था वो, और 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, इन दोनों को मिला के पाकिस्तान का पहला अबूरी आइन बना।
लेकिन ये कोई बाकायदा आइन नहीं था, ये इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, अंग्रेजों के दिया हुआ। हमारा जो असल कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 का बना था, ये याद रखेंगे। अगर सवाल आ जाए कि फर्स्ट इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था पाकिस्तान का, तो फिर ये 56 नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 और 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, उनको मिला के जो आइन पहिया चलाया था वो है। कौन सा पहला अबूरी आइन 1947 में, 1947 का गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों में तरमीम करके मुल्क को चलाया गया था। इसमें ये बताया गया 1973 के आइन में, ये बताया गया कि मुसलमान की तारीफ की गई। ये भी बड़ा अहम सवाल है कि मुसलमान कौन होगा, ये पहली दफा तारीफ हुई है, किसी आइन में मुसलमान की तारीफ नहीं है जी। 1973 के आइन में डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम भी बयान की गई है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, ये बताया गया। सत्रह अगस्त 1988, 4 अप्रैल 1979 भुट्टो को फांसी दी गई। 4 अप्रैल 1979 भुट्टो वाज हैंग्ड इन खुर्शीद कसूरी केस। हाँ जी, इन खुर्शीद कसूरी केस 109 पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान 109 के तहत फांसी दी गई कि ये उसकी कत्ल में साजिश अपना साथी है, हेल्पर है, फैसिलिटेटर है। 79 खुर्शीद कसूरी केस, नेट पे आप सर्च करेंगे जाके, डिटेल में पढ़ें इसको जाकर। आगे लिखें 17 अगस्त 1988, 17 अगस्त 1988 जुल्फकार अली त्यारा जो है ज़ियाउल हक का, ये एक्सप्लोड हुआ। आम की पेटियों में बॉम्ब रखे गए थे। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, एक्सप्लोडिंग द मैंगोस, वो पढ़ें। राइटर ही तो तलाश करना, ये सवाल आ चुका है पीपीसी में, तो उसका राइटर कौन है एक्सप्लोडिंग द मैंगोस का, ये होमवर्क लिखें। 17 अगस्त 1988 को ये त्यारा जो है बहावलपुर के करीब जो है, ये वहां पर ये क्रैश हुआ और बाद में जो कुछ बच गया उसको उठा के फैसल मस्जिद के पास दफन करके मजार बना दिया। 20 जून 2001 को प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बना। ये सवाल आता है कि मुशर्रफ सदर कब बना। 12 अक्टूबर 1999 को उसने मार्शल लॉ लगाया या इमरजेंसी नाफिज की, चीफ एग्जीक्यूटिव बना। 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव बना, इमरजेंसी नाफिज की। प्रेसिडेंट कब बना ये सवाल आता है। 2001 20 जून, डेट भी है नहीं, 20 जून 2001। पाकिस्तान की जो पहली कानून साज असेंबली थी उसका सदर कौन था, ये भी अलग से सवाल है। Who was the president of first constituent assembly? पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली का सदर कायदे आजम था। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी, पहली आइन साज असेंबली 10 अगस्त 1947 को बनी है। पाकिस्तान बनने से पहले आइन साज असेंबली पहले बन गई। आइन साज असेंबली बनेगी तो आगे सारा काम होगा, आइन साजी होगी। तो पहला जो है प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कायदे आजम है। पाकिस्तान की स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन 1948 से 1954 तक रहा है। ये पहला स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन। पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1948 से 1954 तक, कौमी असेंबली जिसको बोलते हैं नेशनल असेंबली, उसका मौलवी तमीजुद्दीन रहा है। कायदे आजम ने कब हल्फ लिया पहली आइन साज असेंबली से? पाकिस्तान कायदे आजम ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
में बतौर प्रेसिडेंट हल्फ कब लिया, ओथ कब टेक किया? 11 अगस्त 1947। 10 अगस्त को असेंबली बन रही है, 11 अगस्त को वो हल्फ ले रहे हैं। नेक्स्ट लिखते हैं प्रेसिडेंट। जो अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट, सदर। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो मुसलमान होगा, नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता जी, नहीं, वो भी नहीं हो सकता। वो मेंशन किया गया लेकिन वो नहीं, वो भी नहीं हो सकता। 45 साल से उम्र जो है वो कम ना हो, नॉट लेस देन 45। प्रेसिडेंट की जो एज है वो नॉट लेस देन 5। तो मुस्लिम होना ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। उसके ओहदे की मयाद जो है वो 5 साल होगी, 5 ईयर। प्रेसिडेंट के ओहदे की मयाद 5 साल होगी। उसे ओथ लेगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो हल्फ लेगा सदर से। सदर अगर मुल्क से बाहर हो तो उसकी जगह कायम मकाम सदर सेनेट का जो चेयरमैन है वो, सेनेट का चेयरमैन जो है वो कायम मकाम सदर होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा। सदर की गैर मौजूदगी में सदर पागल हो जाए, सदर बीमार हो जाए, सदर काम करने के अहल ना हो, उसमें रीजन लिखी हुई है। जरूरी नहीं है कि मुल्क से बाहर हो, मुल्क के अंदर हो और वो मेंटल हो जाए, कुछ और उसको ऐसी बीमारी हो जाए जिससे वो अपने आप को बहाल ना रख सकता हो, तो कायम मकाम प्रेसिडेंट कौन होगा? चेयरमैन सेनेट, जो भी चेयरमैन सेनेट होगा। प्रेसिडेंट जो होता है ये पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। जो हमारी पार्लियामेंट है उसका कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट होते हैं पार्लियामेंट के। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है, मजलिस शूरा। ये नाम किसने रखा था? जाओ मजलिस शूरा, ये पार्लियामेंट का नाम है। एक नज्म है मशहूर, एक अल्लामा इकबाल की, शैतान की मजलिस शूरा। शैतान की मजलिस शूरा अल्लामा इकबाल की मशहूर नज्म है। कौन सी किताब में? आगे जरा, काले जिबरी, जरफे कलीम, किस में है ये चेक करेंगे और उसको पढ़ेंगे जाके सर्च करके आज इकबाल की मजलिस शूरा में क्या बयान किया गया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट, पहले नंबर पर प्रेसिडेंट आता है, दूसरे नंबर पर सेनेट आता है, तीसरे नंबर पर नेशनल असेंबली आती है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। तो हाउस है, पार्लियामेंट की बात हो रही है। मुकन्ना जो लेजिस्लेचर है वो तो 2 ही है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। ये जो है ये अपर हाउस कहलाता है, ये लोअर हाउस कहलाता है। कोई भी कानून बनने के लिए कोई बिल पेश होता है, पहले यहाँ पेश होता है, यहाँ पर एतराज होते हैं, डिस्कशन होती है। जब यहाँ अप्रूव हो जाता है फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे डिस्कशन होती है, फिर फाइनल प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, वो आइन करता है। प्रेसिडेंट को निकाला भी जा सकता है, प्रेसिडेंट को निकाला भी जा सकता है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट पीएम चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो नेशनल असेंबली होती है ना, उसका वो मालिक है, स्पीकर उसको हेड कर रहा होता है जी। पीएम मुल्क से बाहर भी पीएम होगा, पीएम पूरी दुनिया में जहां भी होगा पीएम होगा। अच्छा जी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, वो ऐसा होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव की पावर्स है, वो किसी को पहले वो नहीं दी जा सकती।
जी, मुआवजा, मुआवजे का मतलब होता है कि उसको निकाला जा सकता है इल्जाम लगा के, कोई इशू बना के। प्रेसिडेंट को इंतखाब कौन करता है? अगला सवाल। प्रेसिडेंट को इंतखाब, तो जो इंतखाब है तो तमाम सूबों की जो सूबाई असम्बलियां हैं, नेशनल असम्बली है, सेनेट है, क्योंकि वो मुल्क की वफाकी और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, आईनी सरबराह होता है स्टेट का, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है इसको, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तमाम कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली मिलकर इसको वोट देती है। अगर 2/3 अक्सरियत हो जाए, जॉइंट सेशन हो नेशनल असेंबली और सेनेट का, जॉइंट सेशन हो और उसमें 2/3 मेजोरिटी अगर हो जाए तो सदर की इम्पीचमेंट हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट भी चेंज हो सकता है। ये चीफ नेवी अपना, ये चीफ कमांडर होता है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का, कमांडर इन चीफ भी होता है, सुप्रीम कमांडर कहते हैं उसको, सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स प्रेसिडेंट होता है। ये फेडरल की तमाम यूनिवर्सिटियों का चांसलर भी होता है। विफाकी जो भी यूनिवर्सिटी होंगी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आएंगी उसका चांसलर भी होगा सदर। जितने भी कवानीन बनेंगे उनके फाइनल साइन सदर के होंगे, जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी फाइनल प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, एंडोर्स करेगा। प्रेसिडेंट का अख्तियार है कि ये किसी की सजा को माफ भी कर सकता है, जिसे पार्डन बोलते हैं। सजाए मौत को भी माफ करने का अख्तियार प्रेसिडेंट, पार्डन। उसके बाद ये मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर सकता है, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर सकता है, मुल्क में इमरजेंसी सदारती निज़ाम ऑर्डर जारी कर सकता है। हालात अगर नाकिस हो, पार्लियामेंट सही काम ना कर रही हो, सदारती वो कह दे कि सदारती निज़ाम नाफिज हो रहा है, नाफिज हो जाएगा। सूबे में गवर्नर भी कर सकता है यही काम। मुशर्रफ ने कैसे इमरजेंसी नाफिज कर दी भाई? CMLA भुट्टो ने क्या किया था? सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, पाकिस्तान की तारीख का ओनली CMLA है जुल्फिकार अली भुट्टो। सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार अली भुट्टो। आठवीं आईनी तरमीम, जो आठवीं आईनी तरमीम हुई थी, एट्थ अमेंडमेंट जिसको बोला जाता है, 1985 में हुई थी। उसमें सदर और वजीर आजम के अख्तियार तकसीम हो गए थे। 85 में हुई थी आठवीं आईनी तरमीम, एट्थ अमेंडमेंट बोला जाता है, बहुत अहम है। इसमें प्रेसिडेंट के अख्तियार और वजीर आजम के अख्तियार तकसीम हुए थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का पहला सदर सिकंदर मिर्जा, आरिफ अलवी इस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। कितना है? 13वां। हाँ जी। सदर जो है ये विफाक में ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। असम्बलियां अगर सेशन में ना हो तो ये अपनी तरफ से कानून भी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको। सदर का जो ओहदा है इसको इम्यूनिटी भी हासिल है, आर्टिकल मुझे भूला होगा 248 है शायद, चेक कर लेना, 248 है। इसके ओहदे को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना हासिल है, रेजिडेंट को क्रिमिनल, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी अगर प्रेसिडेंट से कोई मर्डर हो जाए तो उसके खिलाफ FIR नहीं हो जब तक वो सदर है, क्योंकि उसके ओहदे को इस्तिस्ना हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है। जब वो हटेगा ओहदे से तो उसके बाद उसका वो केस शुरू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर। अगला जो टॉपिक है वो PM है। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होता है ये, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ये मुल्क का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कहलाता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में ये MNA होता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना जरूरी है सदर का, सॉरी वजीर आजम का। नॉट लेस देन 25 साल से कम उम्र नहीं होती MNA की।
यानी अगर आप एमएनए के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो 25 साल से कम एज ना हो। इसके ओहदे की मियाद 5 साल होती है। नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली जो है वो सिलेक्ट करती है, जो मेजॉरिटी में जिसके वोट्स होते हैं, सीट्स होती हैं एमएनए की, वो पार्टी जो है अपना मुंतखब करती है। हेड ऑफ द कैबिनेट होता है, ये काबीना का हेड होता है। जब ये मुंतखब हो जाता है तो फिर ये खुद मुंतखब करता है अपनी कैबिनेट को। जो वजीर आजम को मुंतखब कर लिया जाता है, जिसके मेजॉरिटी वोट होंगे जिस पार्टी के, वो पार्टी जिसको भी वजीर आजम बना दे, वो सारे मेंबर उसको वोट देंगे, कॉन्फिडेंस का वोट देंगे कि हमें एतमाद है कि ये बंदा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपनी कैबिनेट खुद बनाएगा, यानी कि आपकी क्लास में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो खुद कैबिनेट बनाएगा, ये मेरा वजीर मवासलात है, ये फलां है, फॉरेन अफेयर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, ये रेलवे का है, अपनी मर्जी के। वो मर्जी नहीं होती, तो पार्टी की लीडरशिप जिसको बनाती है वो कठपुतली होता है। बेसिकली जो वजीर आजम होता है, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी को मुल्तान से वजीर आजम उन्होंने पीपल्स पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी जरूरत है कि ये अपनी मर्जी से वजीर बना ले सारे। ये जो पार्टी लीडर है, जो मालिक है पार्टी के, उन्होंने कहा तुम्हें जो हमने बनाया है तुम चुप करके बैठो, तो लिस्ट भेजते हैं, ये है, वो कहते हैं ठीक है, ओके। अब जैसे मुराद वो है, मुराद अली शाह है, वो सीएम जो है सिंध का, तो कैबिनेट सारी जरदारी बैठ के बना रहा है। नेक्स्ट जी, ये रेयर रूलर होता है किसी भी मुल्क का। पार्लिमानी निजाम हुकूमत में जो असल हुक्मरान होता है वो पीएम होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर। पीएम को अगर ओहदे से हटाना हो तो नॉन कॉन्फिडेंस का वोट असेंबली में पेश किया जाता है अपोजिशन की तरफ से। तमाम पार्टीज अगर ये कहें कि सदर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, ये अपने ओहदे पर अब कायम नहीं रह सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का वोट लूज कर चुका है, तो फिर नॉन कॉन्फिडेंस की मूवमेंट उसके खिलाफ स्टार्ट की जाएगी। अपोजिशन जो है वो वोटिंग देगी, और जो स्पीकर होता है कौमी असम्बली का, उसको वो मूव कराती हैं कि हमें इस पर एतमाद नहीं रहा। तो फिर वो हुक्म देता है, प्रेसिडेंट हुक्म देता है प्राइम मिनिस्टर को कि असम्बली से एतमाद का वोट लो। प्राइम मिनिस्टर वोट लेता है, अगर वो वोट 2/3 मेजोरिटी से कम हो तो वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा सिलेक्शन होती है। इसको ये नेशनल असेंबली से होती है, सेनेट का कोई रोल नहीं है। सेनेट जो है वो अपर हाउस है, वो उनकी सिलेक्शन, उनका तरीकाकार टोटल अलग है। वो उनको सिलेक्ट भी प्रोविंशियल असेंबली में सीटें मुख्तस हैं, इतने एमपीए से एक सेनेटर बनेगा। ये नेशनल असेंबली जो है वो चूज करती है, वही हटा सकती है। एमएनए हटा सकता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, और वही सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है दोनों। नेक्स्ट, सदर का एडवाइजर होता है ये, सदर का एडवाइजर होता है प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस करता रहता है सदर का। मुख्तलिफ निगरान वजीर आजम भी आए हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। जब इलेक्शन का टाइम होता है उस वक्त निगरान सेटअप आता है साथ। जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस नासिरुल मुल्क, ये भी आया था पाकिस्तान का 7th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, ये 7वां, समाज से ताल्लुक रखता है। इमरान खान जो है ये 22वां वजीर आजम, पाकिस्तान का 22वां वजीर आजम। मौजूदा असम्बली जो है ये 15वीं असम्बली है, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली 15th है। इसका इलेक्शन हुआ था 25 जुलाई 2018, इस असम्बली का इलेक्शन हुआ था। अब तो ज़्यादा वजीर आजम नहीं रहा, लेकिन पीटीआई की जो गवर्नमेंट बनी थी उसकी मैं डेट बता रहा हूँ। उसमें जो वोट कास्ट हुए थे 55.8% उसका टर्न आउट जी। 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो टर्न आउट था वो ये था। अगला, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट
अगला टॉपिक है पार्लियामेंट। पाकिस्तान में सिंगल सिटीजनशिप है जी, डबल सिटीजनशिप नहीं है। कुछ मुल्कों में डबल सिटीजनशिप भी है, ये भी सर्च करेंगे जाके, सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप क्या होती है। पार्लियामेंट जो है इसको मजलिस शूरा कहा जाता है, 1981 में इसका नाम दिया है मजलिस शूरा। पार्लियामेंट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, वो पहले हम पढ़ चुके हैं तीनों हिस्से, आपको पता है कौन से हिस्से हैं पार्लियामेंट के। प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट को हेड करता है स्पीकर, सॉरी चेयरमैन सेनेट, और नेशनल असेंबली को हेड करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है सेनेट में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली में उसको हेड कर रहे होते हैं। सेनेट का जो मेंबर होता है उसकी उम्र 30 साल होती है, नॉट लेस देन 30 ईयर। कौमी असेंबली का जो मेंबर बनेगा वो 25 साल से कम ना हो। जो सेनेट का मेंबर बनेगा उसकी एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सेनेट की जो मियाद है वो 6 साल है, 6 ईयर है। हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद हाफ जो मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं। सेनेट सेनेट के मेंबरान की तादाद 104 है टोटल, इसमें 104 सेनेटर। ये पूरा चार्ट है, अगर आप उसको चार्ट को देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। 17 सीटें हैं तमाम सूबों में, सब तमाम सूबों को 17 सीट्स दी गई हैं। फिर 4 सीटें हैं, फिर 2 हैं, कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, कुछ वेमेन की सीट्स हैं, 4 2 टेक्नोक्रेट्स हैं, उलमा है। एक ग्राफ है पूरा, वो ग्राफ आप याद कर लेंगे, पाकिस्तान जीके का क्वेश्चन है बेसिकली। टेक्नोक्रेट्स कोई भी बंदा जो अपने शोबे में माहिर हो, कोई फाइनेंस के अंदर माहिर हो, कोई आईटी में माहिर हो, कोई शोबे में माहिर बंदे को टेक्नोक्रेट बोलते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, उसको सेनेटर बना सकते हैं। 342 का अवान है नेशनल असेंबली का, 342 का। 272 सीटों पे इलेक्शन होते हैं, ये याद रखेंगे। जनरल इलेक्शन सिर्फ 272 पे होते हैं, 342 पे नहीं होते। बाकी सीट्स रिजर्व हैं, 60 औरतों की हैं, वेमेन सीट्स हैं, और 10 जो है माइनॉरिटीज अकलियतों की सीट्स हैं जी। 272 जनरल सीट्स हैं, जनरल इलेक्शन। फाटा जो है, फाटा फाटा को जो है उसके 8 सेनेट के मेंबर होते थे फाटा में, और 12 एमएनए होते थे। अब फाटा क्योंकि केपीके का हिस्सा बन गया, मार्ज एरिया कहलाता है अब, तो अब उसका सेटअप चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, सूबे की जो हुकूमत है उसको डिस्कस करते हैं। गवर्नर, गवर्नर की उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये सूबे का सबसे बड़ा आईनी सरबराह होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है प्रोविंस का, सूबे का आईनी सरबराह होता है। सूबे में जी, सूबे में तमाम यूनिवर्सिटियों का चांसलर होता है, सूबाई यूनिवर्सिटियों का चांसलर होता है। जो इल्हाक होगी सूबे से, गवर्नमेंट से इल्हाक होगी, एफिलिएटेड होगी। नेक्स्ट, सदर जो है मुंतखब करता है गवर्नर, प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट करता है। उसके ओहदे की मियाद की कोई वो लेंथ नहीं लिखी हुई जब तक सदर की मर्जी है। ऑन स्वीट विल ऑफ प्रेसिडेंट, स्वीट विल, WILL विल, मर्जी पे, सदर की मर्जी पर ये इंजॉय करता है जितना सा सदर चाहे। अब सदर ने निकाल नहीं दिया गुलाम सरवर को, जो पंजाब का गवर्नर था, उसको निकाल दिया उसने। उसने जो उसकी स्वीट विल जब खत्म हुई है उसने उनको गेट आउट कर दिया। नहीं चल रहा अभी गवर्नर राज, एक कोशिश है उनकी लेकिन नहीं हो रहा, खत्म हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाती है असेंबली।
सदर से जो हल्फ लेता है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। सूबे की जो हाई कोर्ट बड़ी अदालत होती है उसका चीफ जस्टिस इससे हल्फ लेता है गवर्नर से, सूबे में, सदर से नहीं। सूबे में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं, वो गवर्नर के नाम पे होती हैं। फाइनल साइन गवर्नर ही करता है जो बड़ी अपॉइंटमेंट होती हैं ट्रस्टेड। ये सदर को जवाबदेह होता है। गवर्नर जो है ये किसको आंसरेबल है? प्रेसिडेंट को। सूबे की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट होती है। पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट है, 4 सूबों में और एक इस्लामाबाद कैपिटल। पाकिस्तान में कितनी हाई कोर्ट है? 5 हाई कोर्ट। जी नहीं, 5 हाई कोर्ट है सिर्फ। उसके बाद पाकिस्तान की जो तारीफ है वो आर्टिकल नंबर 1 में 1973 के आइन में पाकिस्तान है क्या, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो 4 सूबे हैं, ICT कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद टेरिटरी। उसके बाद उसमें फाटा का भी जिक्र है। अब तो फाटा के ऊपर ख़त्म हो गया। कश्मीर नहीं है उसमें, KJK नहीं है। पाकिस्तान 1973 के आइन के आर्टिकल नंबर 1 में कश्मीर का कोई नाम नहीं है, तो अलग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है। पाकिस्तान से वैसे इल्हाक है, गिलगित भी उसमें शामिल है। 1973 के आइन के आर्टिकल नंबर 1 को पढ़ेंगे आज जाके आप कि व्हाट इज पाकिस्तान, पाकिस्तान है क्या। ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है, टेरिटरी, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं उसको, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट जी, एडवोकेट जनरल कौन होता है? एडवोकेट जनरल लिख लेंगे। एडवोकेट आइन के आर्टिकल नंबर 140 के तहत एडवोकेट जनरल की तकर्री की जाती है। ये सूबे की हाई कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत होती है सूबे की, उसमें ये सरकारी वकील होता है। सूबे का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है एडवोकेट जनरल। गवर्नमेंट को मशवरे देता है सरकारी, और सीएम की तरफ से पेश होगा, गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में पेश होता है। नेक्स्ट, सूबाई हुकूमत जो होती है, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती है, वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर रखती है। सूबे की जो आइन साज असम्बली होती है वो यूनिकैमरल है। जो विफाक की है वो बाई कैमरल है, सेनेट और नेशनल असम्बली है वहां पे। सूबे में सिर्फ एक ही असम्बली होती है, प्रोविंशियल असम्बली, यूनिकैमरल। इसकी मियाद भी 5 साल होती है, सूबाई असम्बली की मियाद भी 5 साल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो हमने देख लिया, गवर्नर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जो होता है वो सीएम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सूबे में चीफ मिनिस्टर होता है, वजीर आला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जो सूबे की काबीना होती है वो सीएम को मुंतखब करती है। सूबाई जो कैबिनेट है वो मुंतखब करता है। उसके बाद गवर्नर जो है वो असम्बलियों को तहलील कर सकता है सीएम के मशवरे पर सूबे में। जो कैबिनेट होती है, जिसके पार्टी के एमपी ज्यादा होंगे उनका सीएम बनेगा। वो सीएम अपनी सूबाई कैबिनेट बनाएगा, प्रोविंशियल कैबिनेट बनाएगा, और जो गवर्नर होगा वो तहलील कर सकता है असेंबली को। ये उसकी पावर है सूबे में। सूबाई जो 371 सीट्स हैं, जो सूबाई पंजाब की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, लेकिन असेंबली जो तहलील करेगा वो सीएम के मशवरे से करेगा, गवर्नर अकेला नहीं कर सकता, ये भी याद रखिए। 371 कुल सीट्स हैं, 297 इसमें जनरल सीट्स हैं, पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ। 66 विमेन की सीट्स हैं, और 8 जो हैं वो अकलियत की, माइनॉरिटीज की सीट्स हैं। चीफ मिनिस्टर, अगला टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का टेन्योर 5 साल होता है।
चीफ मिनिस्टर अगर ना हो सूबे में या काम करने के काबिल ना रहे तो जो सीनियर वजीर होगा सूबे का वो कायम मकाम चीफ मिनिस्टर, सीनियर सूबाई वजीर, प्रोविंशियल मिनिस्टर जो होगा जी। सीएम जो होगा वो बेसिकली पीएम के नाम पे हुकूमत करता है। जो सीएम होता है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे हुकूमत कर रहा होता है। ये एग्जेक्टिव हेड होता है प्रोविंस, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ प्रोविंस होता है। इससे गवर्नर हल्फ लेता है, वजीर आजम से सदर लेता है हल्फ, वजीर आजम से सदर हल्फ लेता है और सीएम से गवर्नर लेता है सूबे का। ये एमपीए होता है, एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली होता है सीएम। इसकी उम्र भी 25 साल से कम नहीं होगी। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली होता है। उसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, सियाचिन इशू। जो सियाचिन इशू है वाटर डिस्प्यूट्स, पाकिस्तान के जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं उसमें दो तीन चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। नंबर एक, सबसे पहले इंडिया ने पाकिस्तान का पानी कब बंद किया? ये पहला सवाल है, बताएं जी, अभी पढ़ा है आपने। फर्स्ट टाइम आफ्टर पार्टीशन इंडिया कट ऑफ द वाटर सप्लाई ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 1948। पहला सवाल। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, कहाँ हुई, किन दो रहनुमाओं के दरमियान हुई, कितने रिवर्स पे डिस्कशन हुई, पाकिस्तान के और इंडिया के हिस्से में कितने कितने आए, उनके नाम आने चाहिए। नेक्स्ट, बगलिहार डैम जो है वो कहाँ पर बन रहा है और किस उस पे बन रहा है, कौन बना रहा है, सवाल है ये। इस दरिया पे बन रहा है, कौन बना रहा है और किस चीज की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सवाल है, बताएं जी। बगलिहार डैम जो है ये दरिया चनाब पे बन रहा है, इंडिया बना रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन हो रही है ये। उसके मुताबिक जो लोअर रिपेरियन रिवर्स हैं वो पाकिस्तान यूज करेगा उनका पानी, और उनके पानी को रोका नहीं जाएगा, उनका मोड़ा नहीं जाएगा, उन पर डैम नहीं बनाए जाएंगे, दूसरा मुल्क नहीं बना सकता। 19 सितंबर 1960 एग्जैक्ट डेट लिखे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, 19 सितंबर 1960, ये डेट भी है। वुलर बैराज, वुलर बैराज जो है ये किस रिवर पर है, ये सवाल है। ये दूसरी खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है, वुलर बैराज बना के जेलम पे, दरियाए जेलम पर वुलर बैराज बना के उसके पानी को मोड़ा जा रहा है जी। उनके मुल्क में कैसे जाके बनाओगे आप, पानी आपके मुल्क में दाखिल होने से पहले वहां से आता है। आगे, किशन गंगा डैम इंडिया जेलम रिवर पे, उसकी खिलाफ वर्जी हो गई वो भी। किशन गंगा डैम ये भी दरिया जेलम पे बन रहा है, ये भी खिलाफ वर्जी है माहदे की। दरिया नीलम किस दरिया का हिस्सा है, दरिया नीलम दरिया जेलम का हिस्सा है। नीलम जेलम इकट्ठे गिरते हैं दोमेल के मुकाम पे। आजाद जम्मू कश्मीर में वहाँ दोमेल एक जगह मुजफ्फराबाद, वहां पर ही मिल रहे हैं जी। नेक्स्ट, एक उड़ी टू का वो भी है, उड़ी URI, उड़ी, उड़ी सेक्टर भी है, उड़ी टू, ये भी एक मंसूबा है वहां जेलम पे बन रहा है, डैम बनेगा। इंडस वाटर कमीशन ये क्या है, इंडस वाटर कमीशन पानी के मसाइल हल करने के लिए एक कमीशन है ये। पाकिस्तान वुलर बैराज का मामला इंडस वाटर कमीशन ने भी ले गया लेकिन कोई हल नहीं निकला।
सियाचिन है हमारा टॉपिक अगला। सियाचिन 5,753 मीटर बुलंद है सतह समंदर से। सी लेवल से जो इसकी एलिवेशन है वो 5,753 5753 मीटर। ये कश्मीर की सरहद के साथ मुतनाज़ा जगह है। पाकिस्तानी फौज के अंडर है ये सियाचिन। इसकी जो लंबाई है वो 72.5 किलोमीटर है, 72.5 किलोमीटर है। कराक्रम के पहाड़ी हिस्सों में है, कराक्रम रेंज में सियाचिन। जी, एक तरफ कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला है और दूसरी तरफ है साल तोरो, SALTORO, साल तोरो रेंज पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में है। साल तोरो, SALTORO, साल तोरो। कश्मीर रीजन में ये मुतनाज़ा इलाका है। इसका जो औसत टेम्परेचर है वो -40 सेंटीग्रेड है, -40 दर्जा हरारत है एवरेज। प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, सियाचिन का लुग़वी मानी क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है? प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, जंगली फूलों की जगह, सरजमीन। वाइल्ड, WILD, वाइल्ड रोजेस। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है ये, यहाँ पर जंगी महाज है ये। इससे ऊंचा दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ पे फौज बैठी। जी, सबसे महंगा लिबास पहना जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, एक लड़ाई हुई थी 1984 में सियाचिन इशू के ऊपर। फाइट हुई थी पाक इंडिया, ऑपरेशन जी विधारा, ऑपरेशन VIDHARA, विधारा इसका नाम था। 1984 में जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी सियाचिन के ऊपर। सियाचिन की बर्फ जब पिघलती है तो वहां से पानी बहता है और एक दरिया बनता है। उस दरिया का क्या नाम है? नाम लिखें, नुब्रा रिवर, NUBRA, नुब्रा। नुब्रा रिवर। सियाचिन का 2/3 हिस्सा इंडिया के कब्जे में है। सियाचिन जो है ये चाइना ने हमें दिया था, पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पर ये इलाका दिया। नेक्स्ट, सर क्रीक इशू। सर क्रीक इशू 80 मील इसकी लंबाई है सर क्रीक की। सर क्रीक सिंध का हिस्सा है ये सर क्रीक। 1914 में एक करारदाद मंजूर हुई थी। 1914 में एक करारदाद मंजूर हुई थी महाराजा ऑफ कुछ, रन ऑफ कुछ और हुकूमत सिंध के दरमियान। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और महाराजा ऑफ रन एंड कुछ, रन ऑफ कुछ का जो इलाका इंडिया में है, उनके दरमियान 1914 में एक मुआहदा हुआ था जिसे सर क्रीक का मुआहदा कहा जाता है। सर क्रीक इशू, बाउंड्री लाइन ऑफ क्रीक इन सिंध, इसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है इंडिया के साथ, सिंध की पट्टी वाली, उसे ग्रीन लाइन भी बोलते हैं उस बाउंड्री को, सर क्रीक वाली। सर क्रीक है क्या? ये दलदली जमीनें हैं, ये मार्शी लैंड्स हैं। दरियाए सिंध का जो पानी है जब अरेबियन सी में गिरता है, ठट्ठा और बदीन में ही वो ट्राइब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाता है। पानी इकट्ठा नहीं जाता, वो थोड़ा थोड़ा दलदली बन के और एक इलाका है वहां तक वो पहुंचता है और फिर अरेबियन सी में गिरता है। तो वो जो दलदली लैंड्स बनती है, मार्शी लैंड्स, उसे सर क्रीक कहा गया। मार्शी लैंड्स बिटवीन इंडियन गुजरात एंड पाकिस्तानी सिंध, पाकिस्तानी सिंध और इंडियन जो गुजरात है उसके दरमियान जो मार्शी लैंड्स का इशू है वो सर क्रीक इशू है। क्या? इंडियन गुजरात एंड पाकिस्तानी सिंध,
क्या रन ऑफ कच्छ जो है ये इलाके का नाम है। ये पाकिस्तान के एंड पे अगर नक्शा आप देखें तो वहाँ अरेबियन सी के पास रन ऑफ कच्छ का इलाका है। इंडिया में जो गुजरात है उसको ये लगता है जी। 24 पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, ग्रीन लाइन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ग्रीन लाइन भी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो वॉर है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है। आगे